Good morning to all of you. Welcome to class 9th. We are studying about chapter force and laws of motion. ठीक है, हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके थे अबाउट इसके बारे में, अबाउट फोर्स. ओके, एंड फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज बैलेंस एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स. एंड व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल. ओके, फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का पुश और पुल होता है जो बॉडी का क्या पोजीशन को चेंज कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, एंड चेंज साइज एंड शेप आल्सो. ठीक है, हो सकता है कि बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसका साइज और शेप भी चेंज हो जाए. राइट. एंड फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. पुश और पुल के पोजीशन के चेंज होने के आधार पर फोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे. एक अनबैलेंस एंड सेकंड इज बैलेंस्ड. ओके, सेकंड इज बैलेंस्ड. राइट. एक बैलेंस्ड और दूसरा क्या था हमारे पास? अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, अगर बॉडी पर टू फोर्सेस, मोर देन टू फोर्सेस या टू फोर्स और मोर देन टू फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो तो समझ लेना कि वो फोर्स क्या कहलाते हैं? बैलेंस. हम ये पढ़ा चुके थे. ठीक है, और अगर टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों में अनइक्वल हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हम सभी लोगों को बताए थे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना, और दोनों में से कोई अगर एक बदल जाएगा तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? चेंज. आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल चेंज, देन द क्वांटिटी विल चेंज. ओके, ये हम तुमको पढ़ा चुके थे. नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमें आज पढ़ाना था. हमने बताया था कि पढ़ाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. न्यूटन के तीन नियम होते हैं, है ना. पहला नियम आज हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है. देखो, हम इसके बहुत एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में देखने को. हमने बताया था कि अगर हम व्यवहारिक उदाहरणों से अगर किसी चीज़ को समझें तो बहुत आराम से समझ में आती है. हम अपने क्लासरूम में किसी टेबल पर किसी किताब को रख करके चले जाएँ, ठीक है, और उस पर मान करके चलो कि कोई भी फोर्स काम ना करे तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वो उसी वैसे ही किताब उस टेबल पर पड़ी रहेगी. कब तक? जब तक कि उस पर कोई फोर्स काम ना करे. बिल्कुल टाइट पैक क्लासरूम को बंद हो, है ना, टेबल पर किताब पड़ी हो और एक दिन निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, है ना, 2 साल निकल जाए, चाहे जितना टाइम पास हो जाए, है ना, अगर उस पर तुम फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. वैसे ही रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी. यानी अगर v इक्वल टू 0 है एट रेस्ट, है ना, यानी उसमें कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, यानी x इक्वल टू 0. ठीक है, और सपोज करो कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो. यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पहले सब समझ लें. यूनिफॉर्मली अगर मोशन कर रही है बॉडी, यूनिफॉर्मली मोशन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव करती रहे. ठीक है, यानी क्या है कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है फॉर इनफाइनाइट टाइम तक वो मूव करती रहे. ऐसा संभव है? ऐसा व्यवहारिक तो संभव नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई हम बॉल को अगर रोल डाउन कराएंगे या मूव कराएंगे, इंक्लाइन प्लेन पर रोल डाउन कराएं तो तुम देखते हो कि उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है. ठीक है, अगर बॉडी पर कोई भी फोर्स काम ना करे, रेसिस्टिव, है ना, तो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी उसी वेलोसिटी से इनफाइनाइट टाइम तक यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से. उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो. राइट, है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव करती रहेगी. ठीक, इसका मतलब है कि दोनों ही पोजीशनों में एक कंडीशन है, फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी अनलेस एंड, है ना, until external force is not applied on the body. यानी बॉडी पर अगर कोई फोर्स काम नहीं करता है और बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, और अगर बॉडी पर कोई फोर्स काम ना करे, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो, एयर का ड्रैगिंग फोर्स नहीं हो, है ना, कोई भी रेसिस्टिविटी नहीं हो, तो जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से इनफाइनाइट टाइम तक इनफाइनाइटली मूव करती रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक. ये कहलाता है तुम्हारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. राइट.
ठीक, मतलब यहाँ पर कहने का क्या है, अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करा देते तो बॉडी रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन कर रही है तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी हो सकता है रेस्ट में आ जाए या वेलोसिटी चेंज हो जाए, राइट। यानी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है ना, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, ओके, है ना। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया कि हम बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, को नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो बॉडी की एक ये टेंडेंसी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही करता रहेगा, अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ हियर एक वन टर्म होता है EINERTIA, इनर्शिया, ओके। नाउ देखें हम इनर्शिया क्या होता है। अच्छा जरा एक बात, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, उसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा, राइट। हमको उस बॉडी पर क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स, बोलो राइट। मतलब क्या है, बॉडी को फोर्स लगा करके उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए उस बॉडी को मजबूर किया जा रहा है, वरना बॉडी की तो ये टेंडेंसी है कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूं। इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें ये टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन उसकी चेंज इन पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब बॉडी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज। आइदर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव ही करना चाहेगी, लेकिन हम फोर्स लगा करके उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, मजबूर चेंज करने के लिए। यानी वन टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इनहेरेंट, दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। अंदर बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज, है ना। यही प्रॉपर्टी बॉडी की कहलाती है क्या, इनर्शिया, राइट। यानी इनर्शिया, इनर्शिया दैट इज कॉल्ड, मीन्स टू से इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज, और बॉडी में चेंज करने के लिए हम क्या अप्लाई कराते हैं, फोर्स। अच्छा अब एक बात यहाँ पर बताओ, अगर एक कार हो और एक स्कूटर हो, दोनों रेस्ट में हो, दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव कराना है, बताओ किस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसकी कौन ज़्यादा अपनी अंदर होने वाले चेंज का ज़्यादा अपोज करेगा, कार, ओके। स्कूटर के कंपैरिजन में कार करेगा। इसका मतलब है कार क्यों करेगा, क्योंकि कार का मास ज़्यादा है। तुम कह रहे हो कि द मास ऑफ कार, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इज ग्रेटर देन द मास ऑफ स्कूटर, बोलो ठीक है, ठीक, टू व्हीलर। यानी बॉडी के अंदर की जो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करेगा, वो उसके काहे से मेजर होगा, उसके मास से मेजर होगा। लार्जर बॉडी है, ज़्यादा मास है, तो उसके अंदर होने वाले चेंज में अपोज का ज़्यादा अपोज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा। जबकि स्कूटर का मास अगर कम है उसके अंदर, तो चेंज करने के लिए कम फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा। इसका मतलब जो ये अपोज करने की प्रॉपर्टी है, रेसिस्ट टू चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया, दैट इज मेजर्ड बाय द मास। यानी उस प्रॉपर्टी को, बॉडी के मास, इनर्शिया को किससे मेजर करते हैं हम, मास से, याद रखना। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर लार्जर द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। एक पॉइंट नोट कर लो, लार्जर मास ऑफ द बॉडी, इट्स inertia is larger or higher. Okay, this is, यानी ये बॉडी का जो इनर्शिया है, दिस इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। और ये कैसे मालूम पड़ेंगे, ये कैसे मालूम पड़ेगा, बाय अप्लाइंग फोर्स।
क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का, उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग फोर्स। सपोज ए लाइटर बॉडी एंड ए हैवियर बॉडी। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं, देखो जरा। मान करके चलो कि हमारे पास एक बॉडी कैपिटल एम मास की है और एक स्मॉल एम मास की है। ये बॉडी क्या है हमारी? जो कैपिटल एस माना इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हैवियर, और जो स्मॉल एम मास माना है बॉडी का इसको हम क्या लिख देते हैं? लाइटर। ओके, मतलब यहाँ पर कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। हमने दोनों बॉडीज पर है ना सेम फोर्स अप्लाई कराया और सेम हमको चेंज चाहिए, नॉट सेम फोर्स अप्लाई कराया है ना। थोड़ा चेंज करें, यहाँ पर हम बॉडी को सेम वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं। जरा बताओ किस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा? लार्जर बॉडी पर, है ना। अगर इसका फोर्स हम कैपिटल एफ ले लें और इस पर लगने वाला फोर्स कितना ले लें? स्मॉल एफ, देन कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। सो लार्जर इनेर्शिया ऑफ द बॉडी मीन्स लार्जर मास ऑफ द बॉडी, उतना ही ज़्यादा वो रेसिस्ट में चेंज करेगा, अपोज करेगा, उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा सेम चेंज के लिए। ठीक, दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी आधार पर इसको हम बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसी आधार पर हम बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद, ठीक है। और भी इसके बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी की किताब में इसको तुम देखना, उसके बारे में पढ़ करके आना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी के हम इनर्शिया को किससे मेजर करेंगे? बॉडी के मास से मेजर करेंगे। राइट, हो गया एक टॉपिक ये है, ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है, ठीक है, सभी लोग लिखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले हमें कुछ टर्म पढ़ना पड़ेंगे। आज हम तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म बता रहे हैं मैकेनिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंटम, जिसको हम डेली लाइफ में भी सुनते रहते हैं। राइट, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, व्हाट इज मोमेंटम। तुम में से बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग क्रिकेट भी देखते होंगे और डेली लाइफ में कई वर्क भी करते होंगे, है ना। हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। जब हमारा एग्जामिनेशन आता है तो हम अपने पढ़ने की स्पीड को, टाइम को, उसके प्रति जो डेडिकेशन है उसको बढ़ा दे देते हैं। होता है नहीं होता? हम लोगों में एक ये विशेषता होती है ना। इसी प्रकार से खेलते हैं। तुमने क्रिकेट जब देखा होगा, क्रिकेट में जब 20 ओवर मैच या 50 ओवर का मैच होता है तो लास्ट के ओवर में रन शुरू के ओवर से कैसे बनते हैं? ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं। ठीक है, उसी ज़्यादा तेज़ी को, है ना, किसी भी वर्क के प्रति जो स्पीडिंग है ना, स्पीडिंग है या उसके प्रति जो हमारी साइकोलॉजी है, उसी को हम बोलते हैं क्या? जनरल टर्म में मोमेंटम गेन करना, है ना। उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोमेंटम। राइट, एक जनरल टर्म आजकल मोमेंटम है कि किसी भी काम के करने की जब उसमें या जब स्पीडिंग अप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम जनरली बोल देते हैं कि गेन मोमेंटम। मोमेंटम में तो लॉस भी होता है अगर स्लो डाउन स्पीड हो जाए तो, है ना। कुल मिलाकर के दिस इज जनरल टर्म मोमेंटम। और मैकेनिक्स में मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर मान करके चलो हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का मास m है और अगर हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई कराने से ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा, है ना, दिस इज मास। ठीक है, बॉडी का मास m है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? मान के चलो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का डेफिनेशन होता है कि मोमेंटम, अभी बताया ना कि स्पीडिंग वेलोसिटी से मेजर करेंगे, तो मोमेंटम होता है मल्टीप्लाइड बाय मास एंड इट्स वेलोसिटी। राइट, ये, और मोमेंटम को हम यहाँ डिनोट करते हैं P से। तो P इक्वल टू मास इज डिनोटेड बाय m इंटू वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। तो क्या आ गया मोमेंटम का फार्मूला? P इक्वल टू m इंटू v। ओके, दिस इज मोमेंटम। देखो, मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर। बोलो, स्केलर होगा या वेक्टर? क्या मोमेंटम में डायरेक्शन होगी? यस, मोमेंटम में डायरेक्शन होगी।
और मोमेंटम में डायरेक्शन होने से इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग पढ़ाए थे ना, क्या कहलाती है वो? वेक्टर क्वांटिटी। यानी मोमेंटम है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखना। ठीक, ये होता है। इसका जरा बताओ यूनिट क्या होगा? यूनिट मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन। एंड मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। और मोमेंटम बॉडी में अगर देना है देन बी अप्लाइड फोर्स। एस क्या अप्लाई कराएंगे हम? फोर्स। सो दिस इज योर मोमेंटम। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? फिर से बोलो। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी वेलोसिटी से मूव करेगी उसी डायरेक्शन में बॉडी में मोमेंटम होता है, राइट। दिस इज योर अबाउट मोमेंटम। नाउ अब देखें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लो। नाउ व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, अब देखो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है। अभी हमने बताया मोमेंटम इक्वल टू पी, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी।